Good morning everyone. I am Dr. Sasiwala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV PG College सिवान। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलाज को डिस्कस करेंगे। चोलकालीन शासन व्यवस्था, ये चोलकालीन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करते हैं। चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ उन्होंने एक शक्तिशाली शासन प्रणाली की भी स्थापना की, जो हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। और इसकी जानकारी हमें चोलकालीन अभिलेखों से होती है। चोलों का राज्य और शासन अच्छी तरह संगठित था। राजा राज्य का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी था और वही शासन तंत्र का मुख्य केंद्र भी था। राजा के ऊपर राज्य की रक्षा, न्याय और शासन का पूर्ण दायित्व था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य हुआ करते थे। उसकी आज्ञाएं उसका निजी मंत्री लिखा करता था और राजाज्ञाओं को कहीं भेजने के लिए औले नायक या पेरुदरम की अनुमति की आवश्यकता होती थी। और इसका जो लेखा जोखा होता था या इस बात की जो जानकारी होती थी, उसको गवर्नमेंट रजिस्टर में लिख लिया जाता था, उसको पंजीकृत कर लिया जाता था। और इसकी जानकारी हमें राज्य के अभिलेखों से होता है। शासन का जो स्वरूप था वो मोनार्कियल था। मंदिरों के नाम भी सम्राटों के नाम पर रखे जाते थे। सम्राट अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेता था, जिसे युवराज कहते थे। सिविल सर्विस का संगठन भी उत्तम था। चोल सम्राट अपने साम्राज्य का दौरा करते थे। सम्राट की शक्ति अनियंत्रित थी, लेकिन उन्हें स्थानीय नियमों और परंपराओं पर ध्यान देना पड़ता था। चोल सम्राट के अधीन एक संगठित सेना थी और उनका शिप फ्लीट बहुत ही सुसंगठित था, जिसको हम लोग जहाजी बेड़ा कहते हैं। उनका जहाजी बेड़ा बहुत सुसंगठित था। चोल साम्राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लैंड रेवेन्यू था और इसको कलेक्ट करने का भार ग्राम सभा पर था। राजराज फर्स्ट के समय में यह टैक्स उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। राजराज फर्स्ट और कुलोतुंग फर्स्ट के समय समस्त भूमि की नाप करवाई गई थी। भूमि कर के अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के करों से भी राज्य को आमदनी होती थी, जैसे व्यवसाय, व्यापार, सुनार, बुनकर आदि से भी टैक्स लिया जाता था। इसके अतिरिक्त खान, वन, नदी, बाजार आदि से भी कर लिया जाता था। श्रमिकों तथा अन्य लोगों से बेगार लिया जाता था, इससे भी राज्य को आमदनी होती थी। सरकार का स्वरूप वंशानुगत राजतंत्र था। राज्याभिषेक एक महत्वपूर्ण समारोह था और यह समारोह तंजौर और कांचीपुरम में होता था। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष भी होते थे, लेकिन सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था और युवराज का मनोनयन राजा के शासनकाल में ही हो जाता था, जिससे संघर्ष का खतरा थोड़ा कम हो जाता था। फिर भी राजनीतिक षड्यंत्र चलते रहते थे और इसके कई उदाहरण उस समय के तत्कालीन अभिलेखों में या तत्कालीन इतिहास में हमें देखने को मिलता है। चोल शासन अधिक कड़ा और केंद्रित था। सरकारी अधिकारियों का वर्ग 2 श्रेणियों में विभक्त था। फर्स्ट श्रेणी को पेरुदरम और सेकंड या निचली श्रेणी को सिरुदरम कहते थे। सैनिक और नागरिक सेवाओं में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। सरकारी पद कुल परंपरागत होते थे। वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी। मध्ययुगीन राज्य पद्धति समाज के उच्च वर्ग के लोगों तथा उनके आराम को ध्यान में रखकर संगठित की गई थी। इसमें सामान्य नागरिक की उपेक्षा की गई थी। सामान्य जनों के श्रम की पैदावार का एक बहुत बड़ा भाग राजा, कुलीन, अफसर तथा मंदिर बनाने पर खर्च किया जाता था। पारस्परिक सद्भाव चाहे जो भी रहा हो, लेकिन व्यक्तियों की समानता और उनकी प्रतिष्ठा समाज में धन पर ही आधारित थी और
दक्षिण भारत के अभिलेखों से हमें इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि लोग सामंतों के उत्पीड़न से तंग आकर एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाते थे और सरकार सामान्यतः सामान्य जनों का शोषण रोकने में असमर्थ थी। चोल साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, इसलिए संपूर्ण साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और इसकी चर्चा हम लोग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रांतीय शासन के अंतर्गत कर रहे हैं। चोल साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और इन प्रांतों को मंडलम कहते थे। मंडलम कोटम में बटा हुआ था, कोटम नाडु में बटा हुआ था, नाडु ब्लांडू में बटा हुआ था और प्रत्येक मंडल के लिए एक शासक नियुक्त होता था जो जनरली राजकुमार या अभिजात कुल का होता था। सामान्य राजाओं के भी कुछ राज्य थे जो केंद्रीय सरकार को टैक्स देते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे सैनिक सहायता भी देते थे। मंडलाधिकारियों में पराजित राजाओं के वंशज होते थे। शासन की दूसरी इकाइयों की देखरेख के लिए क्रमशः छोटे अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी। चोल शासन की सत्ताएं महत्वपूर्ण थी, उनमें सभा का बड़ा महत्व था और संपूर्ण मंडल की जनता के लिए सभा होती थी। समय समय पर भूमि की माप कराई जाती थी और सभी खेतों का रिकॉर्ड रखा जाता था। आय का मुख्य स्रोत लैंड रेवेन्यू था, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं और ये 1/3 से लेकर 1/6, कहीं तुमको 1/7 भी मिल सकता है और इतना लिया जाता था टैक्स के रूप में। जो जमीन पर जो टैक्स लिया जाता था वो जमीन के गुण दोष और अन्य सुविधाजनक व्यवस्थाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर यह टैक्स निश्चित किया जाता था। बाढ़ या अकाल पड़ने पर टैक्स में छूट दी जाती थी। कर दो तरह से वसूल किए जाते थे, दोनों रूप में वसूल किए जाते थे, नगद भी और जिन्स के रूप में भी। सोने के सिक्के को कसु कहा जाता था। व्यवसायों पर भी कर लगाया जाता था। पेशा कर और यौन कर का उल्लेख भी तत्कालीन अभिलेखों में मिलता है। विवाह समारोह पर भी शुल्क लगाया जाता था। न्यायिक जुर्माना भी लिया जाता था। इसके अतिरिक्त करघा, चुंगी, नमक, बाट, बाजार इत्यादि पर भी टैक्स लगता था। छोटे छोटे सामानों को खरीदने में कौड़ियों का व्यवहार होता था। सरकार अपनी आय को राज परिवार, अधिकारियों और वेतन, नगरों और मंदिरों के निर्माण, सिंचाई, सड़क, शिक्षा इत्यादि कार्यों में खर्च करती थी। सैन्य व्यवस्था पर भी राज्य का बहुत बड़ा खर्च होता था। राजा को पूर्ण राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी गांव पर होती थी। राजस्व वसूली का तरीका कभी कभी कठोर भी होता था। लगान नगद और जिन्स दोनों के रूप में लिया जाता था। चोलों की सैनिक व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी और उनके पास एक शक्तिशाली नेवी था। राजराज फर्स्ट और राजेंद्र चोल अच्छे सैनिक संगठन करता थे। उन्होंने स्थानीय खेतिहर और पशुपालक लोगों को सैनिक शिक्षा देकर विशाल सेना तैयार की थी तथा उत्तर भारत के क्षत्रिय सैनिकों को भी बुलाया था। जल और स्थल दोनों ही सेनाएं समान रूप से सुसंगठित थी। इसी सैनिक बल पर उन्होंने भारत के अंदर और बाहर के प्रदेशों को जीता था। स्थल सेना के मुख्य अंग थे पैदल, अश्वारोही, धनुर्धर, हाथी और जंगल में युद्ध करने वाले सैनिक। सेना कई छावनियों में बटी हुई थी और सैनिक छावनियों को कड़गम कहा जाता था। ब्राह्मण सेनापतियों को ब्रह्मधीराज कहा जाता था। इसके अतिरिक्त सेना के अन्य अधिकारी और छोटी इकाइयों के अध्यक्ष भी होते थे। उन्हें सुव्यवस्थित सैनिक शिक्षा दी जाती थी। सैन्य शिविरों की भी व्यवस्था की जाती थी, जिनमें सैनिकों को शिक्षा और अनुशासन की व्यवस्था थी। अभिलेखों से 70 सैन्य दलों का उल्लेख मिलता है। सैन्य दलों का संगठन सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित था। कुछ सैन्य दल नागरिक जीवन के कार्यों में भी भाग लेते थे और मंदिरों में दान भी देते थे। चोलों का जहाजी बेड़ा काफी सुसंगठित था। चोल शासकों ने न्याय व्यवस्था को भी काफी सुसंगठित किया था। राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था या सर्वोच्च न्याय का अधिकारी होता था। नियमित रूप से गठित राजकीय न्यायालयों द्वारा न्याय की व्यवस्था की जाती थी। ग्राम न्यायालय तथा जातीय पंचायत का भी विधान था।
प्रमाण के रूप में प्रथा, दस्तावेज तथा गवाह पेश करने की अनुमति थी। जहां किसी प्रकार का मानवीय प्रमाण नहीं मिल पाता था, वहां अग्नि परीक्षा या किसी कठिन परीक्षा का सहारा लिया जाता था। जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर संपत्ति पर अपना अधिकार प्रमाणित करने के लिए आगे आते थे, उन्हें कभी कभी आत्मघात द्वारा अपना दावा सिद्ध करना पड़ता था। राजद्रोह के अपराध का निर्णय राजा स्वयं करते थे। इसमें मृत्युदंड के साथ साथ संपत्ति की जब्ती भी होती थी। न्यायिक जुर्माना और जेल की व्यवस्था सामान्य अपराधों के लिए था। निर्माण कार्य के क्षेत्र में चोलों ने कृषि और सिंचाई पर विशेष बल दिया। जमीन की सिंचाई के लिए कुएं और तालाबों के अतिरिक्त उन्होंने कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर से बहुत सारे ब्रिज बनवाए और झीलों की भी व्यवस्था की। उन झीलों से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती थी। राजेंद्र चोल अपनी राजधानी गंगईकोंड में एक बहुत बड़ा झील का निर्माण करवाया था, जिसकी लंबाई 16 मील थी और इसमें नहरों का भी प्रबंध किया गया था। कृषि की प्रगति के साथ चोल शासकों ने व्यापार पर भी ध्यान दिया और व्यापार की प्रगति के लिए बड़े बड़े राजपथों का निर्माण किया। राजपथों से सेनाएं तो जाती ही थी, साथ ही साथ ये व्यापार के लिए भी प्रशस्त मार्ग थे। देश का विभिन्न प्रांतों से संबंध बना रहता था। राजमार्गों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर सेना की टुकड़ियां रहती थी और नदियों पर उनके पार उतरने का प्रबंध रहता था। साधारण जनता को भी इन राजपथों से लाभ होता था और इनसे देश के विकास में सहायता भी पहुंचती थी। इसके साथ ही चोल राजाओं ने बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण किया। नगरों और मंदिरों के निर्माण में वे लोग किसी से पीछे नहीं थे। मंदिर तत्कालीन ग्राम्य और नागरिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर शिक्षण संस्थाओं के भी केंद्र थे और वहीं वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हम कह सकते हैं कि मंदिर जो थे वो शिक्षा का केंद्र थे। वहीं से धार्मिक अनुष्ठान भी हुआ करता था, गरीबों को दान भी दिया जाता था और पर्व त्योहार के समय में यहाँ पर उत्सव भी मनाया जाता था। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की चर्चा किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं। ओके, थैंक्स।